हेलो डियर। आपका प्रॉफिट एंड लॉस की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम ये वीडियो करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ काम की बातें मैं आपको बता दूं। काफ़ी काम की बात है कि बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है और उसके कारण उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है। ठीक है, मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूँ, जिससे लिटरली आपको अगले 1-2 दिन के अंदर ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। स्ट्रेस के कारण अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है ना, तो वो डाउन होनी बंद हो जाएगी, ये बताऊंगा। लेकिन ये बताने से पहले कि भाई, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो एक ऐसी लॉजिकल फैमिली, एक लॉजिकल कम्युनिटी, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हैं, वो ठीक ठाक लॉजिकल हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ लाखों स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हो, नहीं चाहूँगा मैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट चाहूँगा कि चाहे 10,000 स्टूडेंट, चाहे 20,000 स्टूडेंट अपने साथ जुड़े, लेकिन सीरियस कैंडिडेट हों, सिंसियर बंदे हों, लॉजिकल बंदे हों, मेहनत करने में विश्वास रखते हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी कम्युनिटी मेरे साथ है, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं। और आप लोग एक फैमिली की तरह हैं, जिस हिसाब से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वापस प्लेटफॉर्म को भी। ठीक है, और डेफिनेटली ये मेरा फ़र्ज़ तो बनता ही है कि अपनी तरफ से मैं बेस्ट करूँ, हैं। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है अपना, मैं शायद पता नहीं मैं वर्ड्स में बयां कर पा रहा हूँ कि नहीं, कि मैं बढ़िया तरीके से ओब्लाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ आप लोगों की तरफ। और आप लोग जब अपना प्यार दिखाते हैं तो एक एनर्जी आती है कि और जान डाल देंगे इस काम के अंदर। ठीक है, तो आप लोग एक फैमिली की तरह हैं, मैं एक फैमिली की तरह आप लोगों को ट्रीट करता हूँ अपने मन के अंदर। और ये डेफिनेटली मेरे प्रायोरिटी, जैसे मैक्सिमम टाइम जो है हम दिन का काम करते हुए बिताते हैं, मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम अगर मैं कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे बैक ऑफ द माइंड होते हो कि हाँ, इससे ऐसे हेल्प हो जाएगी, इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिलहाल इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे करके। तो काफ़ी टाइम यहाँ पर बिताते हो आप लोग, स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे। तो आप लोग एक सेकंड फैमिली की तरह, एक तो फैमिली है मम्मी पापा भाई बहन, ऐसे फैमिली होते हैं, आप लोग भी एक फैमिली की तरह ही हैं। और इसीलिए मतलब अब और जी जान से इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखना कैसे बहुत ही बढ़िया एफिशिएंटली, बहुत ही कम टाइम में और बढ़िया एफिशिएंसी हम लाते हैं, चीज़ों को करते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर फैमिली की बात है तो दृश्यम मूवी तो आपने देखी होगी है। मैं अजय देवगन से कम थोड़ी हूँ, अगर फैमिली के ऊपर बात है ये तो ज़बरदस्त काम करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब ये बात करते हैं। अब होगा क्या कि स्ट्रेस के कारण जो आपकी परफॉर्मेंस है, जैसे आपकी टाइपिंग के अंदर वो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई गलतियाँ बढ़ सकती हैं, या फिर आपकी स्पीड कम हो सकती है टाइपिंग के कारण, या फिर मैथ के अंदर सिली मिस्टेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन स्ट्राइक होने बंद हो जाएंगे। है? जैसे जीके है, जीके में एक फैक्ट है वो तो याद आ ही जाएगा है? लेकिन जनरली जहाँ पर हमें ऑन द स्पॉट चीज़ों को करना होता है, जहाँ पर ऑन द स्पॉट कुछ काम करना होता है, सोल्व करना होता है, तो वहाँ पर फ़र्क पड़ता है स्ट्रेस का। तो इसको आप कैसे भगा सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा टाइपिंग का, आपको टाइपिंग का दूंगा और मैथ का दूंगा। ठीक है, मान लो ये हो रहा है कि टाइपिंग के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है वो डाउन आ रही है। ठीक है, या फिर आपकी स्पीड जो है वो कम आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि आप इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो। स्ट्रेस है, अगर मैं आपको बोल दूँ कि भैया टाइम ही टाइम पड़ा है, मैथ का पूरा दिन पड़ा है, ये इक्वेशन कर दो, तो स्ट्रेस काहे होएगा? कुछ नहीं होएगा। तो ये जो है, जब मन के अंदर जब घड़ी चलने लग जाती है, एक तो स्क्रीन पर चले और एक यहाँ पर चले, फ़र्क है। जब वो घड़ी यहाँ पर चलने लग जाती है, जब यहाँ पर असर डालती है, तो परफॉर्मेंस डाउन होती है। क्यों? क्योंकि हमने टाइम के अंदर परफॉर्म करना है। तो आपने एक काम करना है, देखो आज आप जो टाइपिंग करोगे, जो पैराग्राफ टाइपिंग करोगे, आपका एग्जाम तो आज है नहीं, अगर वो खराब हो गया तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। आपने क्या करना है मेरे भाई, आज जो आप पैराग्राफ करोगे उसे कामली करना है, शांति से करना है, ये सोच के करना है कि ठीक है भाई, इसको खराब कर देता हूं, मेरे को करना ही नहीं अच्छा परफॉर्म, मेरे को स्पीड लानी ही नहीं 27 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, मैं शांति से करूंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है स्लो, THE ऐसे नहीं टाइप करना, कामली टाइप करना है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं
हड़बड़ी में होते हैं तो हमें फील तो होता है कि हम बड़े जल्दी काम कर रहे हैं। ऐसे कभी कभी मान लो जल्दी जल्दी आपको घर से निकलना हो, कभी चाबी भूल गए, कभी रुमाल भूल गए हैं, कभी कुछ भूल गए हैं, बुक ही भूल गए, कोचिंग के लिए जा रहे हैं, लाइब्रेरी के लिए जा रहे हैं, पानी की बोतल भूल गए, तो हड़बड़ी में हमें लगता तो है मैं भाग भाग के बढ़िया काम कर रहा हूँ, बट वो 4-5 चीज़ें मैं भूल रहा हूँ। तो ओवरऑल मुझे इससे अच्छा एक बंदा आराम से देखता कि हाँ ये चीज़ें लेनी है लेनी, एक बार में निकल जाता ना। वो आपकी तरह ऐसे एक्टिंग कर रहा होता कि मैं जल्दी में हूँ और वो आपसे पहले पहुँच जाता। तो यही चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। तो हड़बड़ी में हमें फील तो होता है मेरी टाइपिंग की स्पीड फास्ट है, बट वो ओवरऑल कम निकल के आती है फिर, है क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये सारी चीज़ें ये नहीं है, ना मैं किसी अखबार में पढ़कर बोल रहा, ना मैं किसी वेबसाइट के ऊपर पढ़कर बोल रहा, ना किसी वीडियो में देखकर बोल रहा है। इतनी सारी चीज़ें देखी भी नहीं जा सकती है ना कि मैं छोटी छोटी बातें कहीं कहीं से देख देख कर आऊँगा। ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। इतने सारे स्टूडेंट से अगर मैं बात करता हूँ तो उनके बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आप लोगों, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ एक्टिव हूँ ही, हैं, और कुछ स्टूडेंट मेरे पर्सनल टच में भी हैं, यहाँ पर हैं, वो फिर कभी बात करेंगे कैसे हैं, ठीक है? तो जब आप कामली किसी काम को करते हो, जब स्ट्रेस नहीं होता है, तो आपकी एफिशिएंसी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाती है। जैसे कंप्यूटर जो है वो अगर आप 5-7 ऐप्स उसके अंदर खोल दोगे, मल्टीटास्किंग करोगे, या फिर उससे एक ऐप खुलवा लो जो मेन ऐप है, तो वो उसको अच्छे से करेगा। मल्टीटास्किंग में प्रोसेसर हैंग होएगा, तो आप यही मान लो जब आप कामली किसी काम को करते हो तो क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यही काम है मैथ के साथ। आपने क्या करना है कि अपने सेक्शनल टेस्ट है अपनी ऐप के अंदर, ठीक है? तो जो सेक्शनल टेस्ट है, आपने मान लो ऐसा हो रहा है कि सिली मिस्टेक हो रही हैं, ऐसे कई काम हो रहे हैं, कहीं पर भी हो रही हो, 2 चीज़ों का एग्जांपल दे देता हूँ। ये सोचना है कि यार ख़राब करूँगा, नहीं करना ठीक भाई, दिमाग ख़राब हो गया। अब जो आपकी पहले परफॉर्मेंस थी वही डाउन हो जाएगी। जब ग्रोथ ही नहीं हो रही, ग्रोथ होना दूर की बात, जब चीज़ें नीचे जा रही हैं तो कुछ स्टेप्स तो उठाओगे ना, उनको मैं ठीक करवा दूंगा 2 दिन के अंदर, ठीक है? फिर उस चीज़ को जस्ट मेंटेन करना है। तो आपने क्या करना है, आपने वो सेक्शनल टेस्ट देने हैं और यहाँ पर टाइम का स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? अच्छा, इस सेक्शनल टेस्ट के अंदर तो मेरे ख्याल टाइम मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं, हाँ बढ़िया है, मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं, दोनों का कंबाइंड टाइम है। तो आप सिर्फ मैथ का पेपर करो, सिर्फ मैथ का, और टाइम को मत देखो। भले ही आप मैथ के पेपर को 45 मिनट में कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो आपको 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चंस तो आपके हो गए 30 मिनट में, और बाकी के 2 क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहे तो उन्हीं में 15 मिनट ले लिया। नहीं, मोटा मोटा 95% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? बस टाइम का थोड़ा सा अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं देना। जब आपको ये लग जाए कि यार ये क्वेश्चन नहीं निकलेंगे ठीक ठाक से टाइम में, इनके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, तो फिर बंद कर देना मॉक को, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लो, सिर्फ इस पर फोकस करो कि क्या मैं कर पा रहा हूँ। फिर एक आधे और मॉक में क्या मैं कर पा रहा हूँ, अगर मैं टाइम के स्ट्रेस को हटाऊँ। तो अगर आप टाइम के स्ट्रेस को हटाकर कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पर कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको सिली मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार जब ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार हो तो रहा है, शायद हो सकता है 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो अगर वो 3-4 मिनट नहीं मिलेंगे तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे बस, बट मेरे बस की बात तो है, आई एम कैपेबल, ये भरोसा होना ज़रूरी है। ऐसे ही रीजनिंग में, अगर रीजनिंग में स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। जब आपको एक बार ये पता लग जाएगा कि हाँ डूएबल है, टाइम मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। एक बार जब आपको भरोसा हो जाएगा तो टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है? तो ये काम करके देखो, टाइम के स्ट्रेस को हटाकर उस चीज़ को टाइमलेस एक बार करके देखो। जो टाइपिंग है उसको एक बार रिलैक्स होकर करके देखो। फिर आपने क्या करना है, बार बार ये बात याद रखनी है कि भाई अगली बार जब मैं ये काम करूँगा तो रिलैक्स होकर करना है, रिलैक्स होकर करना है, गलत डिसीजन नहीं लेने। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपने पकड़ भी लिया मॉक के अंदर, उसके अंदर 1 मिनट वेस्ट भी कर दिया, फिर आपको पता भी लग गया कि यार ये तो गलत फंस गए, तुरंत छोड़ दो। कई बार बच्चे सोचते हैं कि 1 मिनट लग गया तो 30 सेकंड और लगा दूँ, नहीं। कीचड़ अगर पैंट पे लग गया तो ऐसे तो नहीं करते ना, अब लेट ही जाऊँ नाली में। ये थोड़ी ये काम खराब हो गया तो और ख़राब कर देते हैं, नहीं। वहाँ पर आप गलत डिसीजंस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाओगे। एक आधे तो होंगे ही, 100% परफेक्शन के साथ ना भी बने बात, और 100% परफेक्शन का लोड भी नहीं लेना दिमाग के ऊपर। और आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेरे से 3-4 क्वेश्चन नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं बने उनके प्रेशर को यहाँ पर नहीं जाने देना बस।
मुझे तो एलजेब्रा आता था, ये क्वेश्चन तो बना नहीं, कहाँ से आ गया, शायद मुझे एलजेब्रा आता नहीं ना। आता है भाई, एक क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन तुम निकाल रहे हो, एक नहीं निकल रहा, उससे कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ रहे हो? वो भी आ जाएगा, ध्यान से उसको देखो, उसका सॉल्यूशन देखो, समझो क्यों नहीं आया, इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन ना हो तो आप ऐसे कि आई कैन अफोर्ड एक आधे क्वेश्चन का नंबर नहीं लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी होनी भी जरूरी है, सिर्फ कंसेप्ट्स आने से पेपर क्लियर नहीं होता, ये मैच्योरिटी, ये जो गाइडेंस है ये भी जरूरी है। तभी तो अपना जो हथियार है, जो हम तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पर जाकर यूजफुल होएगा। नहीं तो आप तैयारी बहुत मस्त करोगे, आखिरी के दिनों में स्ट्रेस में आ जाओगे हैं, और फिर वहां पर जाकर भी परफॉर्मेंस खराब कर दोगे, और फिर खुद का करियर तो डुबोया ही, किसी और को भी बोल दोगे कि भैया ऐसी हलवा है क्या एसएससी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप किसी दूसरे को और डिमोटिवेट कर दोगे। तो रिलैक्स रहो, हैं, दूसरों की छोड़ो, दूसरों को मोटिवेट डिमोटिवेटेड बाद में करेंगे, अभी रिलैक्स रहो और कामली इस काम को करो। ठीक है, अगर आप इस तैयारी को कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो एफर्ट्स तो आप पुट इन कर रहे हो, आप इनपुट तो दे रहे हो, तो आउटपुट आएगा। बस ये जो आप इनपुट दे रहे हो, ताकि ये खराब ना हो अपनी परफॉर्मेंस, उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखनी है। गाड़ी अपनी बढ़िया है, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, बस गाड़ी के ऊपर ये नज़र रखना है कि रोड से उतरे नहीं, घास में चलेगी तो मंदी चलेगी, फिर रेस में रहना। तो बस थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, इन चीज़ों के बारे में जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं बताता रहूँगा, टेंशन नहीं ले। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, अभी रिलैक्स हो जाओ। अभी जब आप आगे ये चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी, नई भी सीखोगे चीज़ें, तो रिलैक्स होकर करो इस काम को। ठीक है, कि हाँ मैं सिलेबस कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ, हाँ मैं कर लूँगा, आई विल हैंडल, जितने भी क्वेश्चन मुझे आते होंगे पेपर में, मैं एटलीस्ट उन मार्क्स को नहीं जाने दूंगा जिनके लिए मैंने मेहनत की है, ये कॉन्फिडेंस रखो। मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगा पेपर को। अभी भी मॉक टेस्ट देते हो तो मार्क्स पूरा सिलेबस करने के बाद एकदम से नहीं आते कि 100% सिलेबस हो गया तो एकदम से 80% मार्क्स आगे नहीं आते। वो शुरुआत 50% से ही होती है, धीरे धीरे उनको एनालाइज करके धीरे धीरे आने वाले क्वेश्चंस की तरफ उनको डालते रहते हैं हम, कि हाँ अब 55% आ रहे हैं, अब 60% आ रहे हैं। प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रिलैक्स होकर ये काम करना है। आगे बढ़ जाऊँ, फिर करें काम को। चलिए जी, इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। कई क्वेश्चंस के अंदर सेम होता है, कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें कॉस्ट प्राइस सेम होता है, कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें सेलिंग प्राइस सेम होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सेम वाले क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखो, कई बार एग्जामिनर ये बताता है कि भाई मैंने 3 आर्टिकल बेचे और तीनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। पहले आर्टिकल पर मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, दूसरे आर्टिकल पर मुझे 5% प्रॉफिट हुआ, और तीसरे आर्टिकल पर मुझे उस पर मान लो 3% लॉस हुआ। ठीक है, उसने ये बताया है। तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेम हो, हमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना हो, ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज बतानी है, तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है इन सारे प्रॉफिट और लॉस की। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की पूरी ट्रांजैक्शन में तीनों आर्टिकल, ओवरऑल बंदे को कितना फायदा या नुकसान हुआ ये 3 आर्टिकल ऐसे बेच के, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 10 + 5 - 3 डिवाइडेड बाई कितने आर्टिकल हैं, 3। मैंने एवरेज बोला है। ठीक है, 3 आर्टिकल है तो 3 से डिवाइड होएगा, सम 2 आर्टिकल है तो 2 से, 4 आर्टिकल होंगे तो 4 से, तो 10 और 5 15, 15 में से 3 गए 12, 12/3 यानी कि 4%, और ये पॉजिटिव आया है यानी कि प्रॉफिट, ओवरऑल 4% प्रॉफिट। और हम एवरेज क्यों निकाल पाए सर? हमने ऐसा क्यों किया कि हम एवरेज निकाल पा रहे हैं? हम एवरेज इसीलिए निकाल पाए क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, या फिर कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। और इन सब का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यहां पर जो फायदा हुआ वो किसी वैल्यू का 10% है, और यहां पर जो फायदा हुआ ये उसी वैल्यू का 10% है, क्योंकि तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। यहां पर जो लॉस हुआ ये उसी वैल्यू का 3% है,
तो सेम वैल्यू की परसेंटेज है तो इनको आपस में हम जोड़ घटा कर सकते हैं। तो देखेंगे ओवरऑल कितना फायदा हुआ, 10 और 5 15 में से 3 गए 12, तो ओवरऑल 3 आर्टिकल्स के ऊपर 12% प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। अब पर आर्टिकल देखोगे कि यार ऑन एन एवरेज कितना हो गया, तो 3 से डिवाइड करोगे 4%, तो ओवरऑल 4% का फायदा हो गया ये काम करने पर। तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेम है हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे, चाहे 2 आर्टिकल हो, 3 आर्टिकल हो, 4 आर्टिकल हो। ये बात सिंपली समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज है, कॉस्ट प्राइस सेम है, सेम वैल्यू के परसेंटेज हैं, तो ईजिली हम ऐसे कर सकते हैं। तो एक्चुअल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं देखो भाई, देखिएगा भाई। ए मैन बोट ए काऊ एंड ए हॉर्स फॉर 12,000 ईच। तो अब की बार उसने जो काऊ और हॉर्स खरीदे हैं वो 12,000 ईच में खरीदे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है। ओके, ही सोल्ड बोथ ऑफ देम एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो दोनों को 10% और 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया है, एवरेज निकालोगे, ठीक है। या फिर जब 2 आर्टिकल हैं तो आप ये भी देख सकते हो कि वैल्यू इनके बीच में होगी। एवरेज क्या होती है, 2 नंबर्स की एवरेज होती है उनके बीच में, तो 10 और 15 के बीच में 12.5 है, ऑप्शन सी, ठीक है भाई, क्लियर है। ए मैन बॉट ए डेस्कटॉप एंड ए लैपटॉप फॉर ₹38,000 ईच, कॉस्ट प्राइस सेम है, सेम रेट में दोनों खरीदे। ही सोल्ड बोथ ऑफ देम एट प्रॉफिट्स ऑफ 20% एंड 30%, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस सेम है, 20 और 30% प्रॉफिट पर बेचे हैं, तो इनकी एवरेज 20 और 30 के बीच में 25, तो उसको ओवरऑल फायदा कितना हुआ है परसेंटेज में अगर मैं बात करूं। देखो यहां पर उसने फायदा जो है वो रुपीज में पूछ लिया, तो ओवरऑल उसको कितना फायदा हुआ है 25। ये डायरेक्टली मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता है। हाँ जी सर, तो यहां पर नीचे जो मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा, जो मैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट लिखूंगा, ये मैं पूरी ट्रांजैक्शन का लिख रहा हूं, ओवरऑल दोनों ट्रांजैक्शन को मिलाकर, क्योंकि ये ओवरऑल फायदा है नुकसान है। एक प्रोडक्ट पर उसको 20% फायदा हुआ, एक पर 30%, तो 25% ओवरऑल फायदा है। तो 4 रुपए की चीज 5 में बेच दी, एक का फायदा है 4 पर, ठीक है, एक का फायदा है 4 पर। अब वो क्या बता रहा है, ए मैन बोट ए डेस्कटॉप एंड लैपटॉप फॉर ₹38,000 ईच, हर एक चीज 38,000 की खरीदी, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ओवरऑल ट्रांजैक्शन की। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है 4, ओवरऑल चीजें कितने की खरीदी हैं, 38,000 इंटू 2, इतने की। 4 यूनिट की वैल्यू है 76,000, और ये बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर आपने क्या देखना, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, 4 यूनिट की वैल्यू को 38,000 मत कर देना, ये ईच है। तो ये 4 का कितने गुना है भाई, 38 दूनी 76, 19 चौके 76 होता है, 19 गुना आ रहा है, 19,000 गुना मतलब, तो इसका 19 गुना 19,000, 19 के, दैट्स इट, ऑप्शन सी, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस इज सेम, 2 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस उसने सेम बता दिया। 1 वॉच इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द अदर वॉच इज सोल्ड एट 550, ठीक है। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट इन द होल ट्रांजैक्शन, तो ये जो ओवरऑल प्रॉफिट है ये क्या होता है, ये एवरेज होता है, आपको पता है। तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट 15 है तो सारे प्रॉफिट्स का सम कितना होएगा, 30%। यहाँ पर 2 ही प्रॉफिट हैं, तो दोनों प्रॉफिट का सम कितना होएगा, 30%। तो अगर एक वॉच के ऊपर 20% प्रॉफिट है तो सेकंड वॉच के ऊपर प्रॉफिट परसेंट कितना होएगा, दोनों के ऊपर मिलाकर 30 है, क्योंकि एवरेज दोनों की 15 आई हुई है, 15 दूनी 30 कर दिया मैंने, 30 में से 20 गए 10, इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट है 10, ये प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है एंड द अदर वॉच इज सोल्ड एट ₹550, कि ये जो सेकंड वाली वॉच है ये 550 रुपये में बिकी है। अगर प्रॉफिट इसका 10% है तो 10 रुपये की लेकर 11 में बेच दी, 100 की चीज़ 110 में बेच दी, हाँ जी सर। और इस 11 की वैल्यू क्या है, 11 की वैल्यू है 550, तो 50 गुना है 10 का 50 गुना, दैट इज 500, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि 10% प्रॉफिट है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, 10% ज़्यादा यानी कि 11/10 गुना है, तो ये 11/10 गुना है तो कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इसको 10/11 गुना करना पड़ेगा, 500, खत्म।
क्लियर है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल्स इज सेम। ओके, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, आराम से सीखो है, और एग्जाम में भी आराम से मॉक टेस्ट के अंदर परफॉर्म करना सीखो। ठीक है, हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम को तुक्के से क्लियर नहीं करेंगे कि पता नहीं उस दिन दिमाग चलेगा नहीं चलेगा, नहीं, हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और काम की स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं जो एक्चुअली वहाँ पर यूज होंगी। मैं आपको कुछ भी इरेलेवेंट पढ़ा ही नहीं रहा जो वहाँ पर यूज ना हो। ठीक है, तो हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, यही चीज़ें वहाँ पर होंगी, बस हमने कामली वहाँ पर काम करना है, शांति से काम करना है वहाँ पर, ताकि हम चीज़ों को देखकर पहचान पाएँ। और शांति से काम करने की प्रैक्टिस यहीं पर मॉक्स के अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रेस को पास मत आने दो। एग्जाम से पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो, और इतना भी ध्यान रखो कि बीच में कहीं पर अगर मैंने गलत डिसीजन ले भी लिए, एक आधे क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट कर भी दिया, तो मैं वापस से ट्रैक पर आ पाऊँ, इतना भी दिमाग को शांत रखो। हाथ पैर मत फुलाया करो, कोशिश किया करो कि नहीं यार हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। और कई बार मॉक के अंदर क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, तो वो मॉक भी डिफिकल्ट हो सकता है। सीधा अपने ऊपर ही मत शक किया करो अगर मेहनत अच्छे से कर रहे हो तो। अब मेहनत ही नहीं कर रहे तो फिर मेरी बातों से रिलेट भी नहीं कर पाओगे। ठीक, क्लियर है भाई? द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल्स इज सेम, one is sold at a profit of 15% and the other for rupees 4800 more than the first। सेकेंड मोटरसाइकिल जो है वो पहली वाली से 4800 रुपये ज़्यादा में बेची गई है। इफ़ द नेट प्रॉफिट अगर 20% है दो बाइक का, तो सम क्या होएगा? कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों की एवरेज करके 20 आएगा, तो दोनों के प्रॉफिट का सम क्या होएगा? प्रॉफिट का 40%। यानी कि अगर पहले वाली बाइक के ऊपर 15% का फ़ायदा हुआ है, ओवरऑल दोनों बाइक के ऊपर मिलाकर 40% का फ़ायदा है। अगर मैं सम करूँ तो ओवरऑल तो 20% है, सम करूँ तो यानी कि यहाँ पर 25% का फ़ायदा हुआ है दूसरी वाली बाइक पर। क्लियर है? पहली वाली बाइक पर जो फ़ायदा हुआ है दैट इज़ 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कोई वैल्यू है कॉस्ट प्राइस, उसका 15%। इस पर फ़ायदा हुआ है 25% ऑफ जो भी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है उसका। पहली वाली बाइक को कितने में बेचा गया है? 100% प्लस 15%। दूसरे वाली बाइक को बेचा गया है 100% प्लस 125%। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? वो डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि 10% का है। इन दोनों के रेट में जितने में इनको बेचा गया है उसमें 10% का फर्क है। किस चीज़ का 10%? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज। ठीक, और उसने बताया कि दूसरी वाली बाइक को 4800 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है, यानी कि 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4800। ठीक, एक बार फिर से बताऊंगा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है। सुनो, ये जो कॉस्ट प्राइस है जो हरेक का है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, तो इस कॉस्ट प्राइस का 15% यहाँ पर फ़ायदा, इस कॉस्ट प्राइस का 25% यहाँ पर फ़ायदा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होएगा वो होएगा 10% ऑफ ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका। तो ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस का फ़र्क नहीं हो रहा। जो यहाँ पर वैल्यू है CP, उस CP का 15% ये, उसी CP का 25% ये, तो ये जो 10% गैप है ये इसी CP का है, ये नहीं है कि 2 टाइम्स ऑफ CP का है। ठीक है, तो दिस इज 10% ऑफ CP, जो एक वॉच का CP है उसका 10% है। अगर 10% 4800 है तो CP किसके बराबर होगा? 48,000, 10 गुना हो जाएगा 100% इसका। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल। अच्छा, घड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल है, तो हर एक मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ऑप्शन 48,000। ठीक है भाई, तो ये तो कुछ ऐसे इसके अंदर सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सारी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बेसिक से। ठीक, एक्चुअल जो हमारे एग्जाम में बनते हैं, मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ वो तो कितने भी बनवा लो है, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम की चर्चा कर रहे हैं ना। ठीक, नेक्स्ट, अगर सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट और लॉस भी सेम हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक, ये एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा स्पेशल केस है कि 2 आर्टिकल होते हैं, उन 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होता है और एक के ऊपर होता है एग्जामिनर को A% का प्रॉफिट और दूसरे के ऊपर एग्जामिनर को होता है A% का लॉस। अगर सेलिंग प्राइस सेम हो 2 आर्टिकल का, सर 2 ही आर्टिकल, हाँ फिलहाल 2 आर्टिकल, हम 3 के लिए भी कर सकते हैं, मैं आपको जनरलाइज कंसेप्ट बताऊंगा।
फिलहाल जो क्वेश्चन आते हैं जो हमें मेंटली करने होते हैं, 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर A% फायदा, एक पर A% नुकसान, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल हमेशा इस केस में लॉस ही होता है, और वो होता है A² बाई 100% का। अरे यार, पीपीटी वाले भी हराम खोर हैं। अब इसके आगे परसेंटेज आप लगा लेना, वैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया। ओवरऑल लॉस परसेंट होता है A²/100। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ 2 चीज़ों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक के ऊपर अगर 30% फ़ायदा हुआ है और दूसरे के ऊपर अगर 30% नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर पक्का लॉस ही होगा, और वो होएगा 30 × 30 बटे में 100, यानी कि 9%। ओवरऑल ट्रांजैक्शन के अंदर जो लॉस होएगा दैट विल बी 9%। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ये आपने पहले भी देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर है? और अब एक और बात ध्यान से सुनो, कई बार बच्चे ये करते हैं कि शायद ये वाली जो चीज़ है ये उस फॉर्मूले से आई है कि A + B + A × B/100 इफेक्टिव परसेंटेज से, ये इससे नहीं आई है, वो गलती से उस जैसा दिख गया। वो आपको ये लगा होगा जब हम एक वैल्यू को 20% बढ़ा दें फिर नई वैल्यू को 20% घटा दें तो भी A²/100% ओवरऑल कमी आती है वैल्यू में, तो कहीं ये उसी से रिलेवेंट तो नहीं है, उससे रिलेवेंट नहीं है भाई, वो गलती से उससे सा आ गया, उस कंसेप्ट से इसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर है भाई? ओके। अब इसको हम जनरलाइज्ड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको 1-2 स्टेप के बाद बताऊंगा। फिलहाल ये देखो, ये बात समझ में आ गई भाई? अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर सेम प्रॉफिट और एक पर उतना ही लॉस, तो पक्का लॉस होएगा A²/100% का। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बताओ। ए मैन सोल्ड 1 एल्टो एंड 1 फरारी एट द सेम प्राइस। एक एल्टो और एक फरारी को बंदे ने सेम रेट पर बेच दिया। ओके। ऑन वन ही लॉस्ट 30%। अगर सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर 30% का नुकसान, एक पर 30% का फायदा, तो इसका मतलब ओवरऑल उसको नुकसान होगा। हम देखते ही देखते बता सकते हैं कि 9% का लॉस है ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर भाई साहब को। ठीक है, 30 × 30/100। ठीक। ए डीलर सोल्ड 2 टाइप ऑफ गुड्स फॉर 10,000 ईच। तो अब की बार उसने 2 टाइप्स ऑफ गुड्स बेचे हैं। सोल्ड तो यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है, कभी कभी कॉस्ट प्राइस सेम होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपने मेथड्स को मिक्स नहीं करना। ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20%। एक पर उसको 20% का नुकसान हो गया, एक पर उसको 20% का फायदा हो गया, तो ओवरऑल जो उसको लॉस होगा वो होएगा 20 × 20/100। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा 4%। ठीक है, तो दैट्स इट। अच्छा, यही पूछा। नेक्स्ट, ए मैन सोल्ड 2 पाइप्स एट ₹60 ईच। 2 पाइप्स जो हैं ₹60 ईच में उसने बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। ओके। ऑन वन ही गेंड 20%, ऑन अदर ही लॉस्ट 20%। ऑन द होल ही कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ। ठीक है, तो देखो भाई, अब आपको पता है सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों ₹60 ईच में बिकी हैं, एक पर 20% का नुकसान, एक पर 20% का फायदा, तो ओवरऑल आपको पता है कि लॉस ही होएगा। 20 × 20/100, 4% का डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये ओवरऑल बात हो रही है कंप्लीट ट्रांजैक्शन के अंदर, है ना? तो अगर पूरी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस अगर शो है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस 96 होगा। मैं दोनों पाइप्स की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, दोनों पाइप्स में अगर उसने 100 की ली है तो 96 की बेची है, तभी उसको 4% नुकसान हो रहा है। तो एक तो मैं इसको 4 से काट लूँ, जितना छोटा हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो 25 की चीज़ लेकर 24 में उसने बेच दी है और उसको ₹1 का नुकसान हो गया, 1 यूनिट का। यहाँ पर उसने क्या बोला है कि ओवरऑल उसे कितने रुपए का फायदा है, नुकसान हुआ, तो इनमें से एक वैल्यू एग्जामिनर आपको देगा। उसने क्या बताया है? उसने 2 पाइप्स बेची हैं ₹60 ईच। ये ₹60 ईच है। ठीक है, हाँ जी। तो दोनों पाइप मिलाकर ओवरऑल कितने की बेची होंगी? ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है? ओवरऑल सेलिंग प्राइस है 120। तो इस 24 का कितना गुना है? 5 गुना। तो ओवरऑल जो लॉस है वो इस एक का कितना होगा? इस एक का 5 गुना, यानी कि ₹5 का लॉस हुआ ओवरऑल। बहुत ही ईजी है, यहाँ पर कुछ रटने की जरूरत है ही नहीं, ना? नेक्स्ट,
ए मैन sells 2 chairs at rupees 120 each and by doing so gains 25% on one chair and loses 25% on another chair। तो एक बंदे ने सेम सेलिंग प्राइस है, सेम प्राइस पर 2 चेयर बेच दी हैं, ठीक है, एक पर 25% फ़ायदा, एक पर 25% नुकसान। तो आपको पता है कि भैया ओवरऑल उसको लॉस होएगा, कितना लॉस होएगा, वो होएगा 25 × 25/100, ठीक है, दैट इज 6.25%। अब ये जो परसेंटेज है 6.25, ये परसेंटेज में डील करने में तो फ़ायदा है नहीं, इसको फ्रैक्शन में डील करने में फ़ायदा है। और ये हमें याद भी है 12.5 का हाफ है, 12.5 1/8 होती है। लेकिन आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन है और ओवरऑल लॉस आपको फ्रैक्शन में निकालना है तो जस्ट इनकी फ्रैक्शंस लिख दो। ओवरऑल 1/16 का लॉस होगा। फ्रैक्शंस जब आप लिखोगे तो बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बटे में 100 नहीं लिखना। परसेंटेज में a²/100 लिखते हैं तो बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्टली फ्रैक्शन में चीज़ आ जाएगी कि 16 रुपये के ऊपर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर कॉस्ट प्राइस अपना 16 है तो सेलिंग प्राइस अपना 15 है और लॉस हमें हो रहा है भैया 1 रुपये का। अब मैं देखूंगा वो इनमें से कोई वैल्यू दे के कोई एक वैल्यू पूछेगा। उसने बताया है कि 120 रुपये ईच में बेच दी है और पूछ क्या रहा है पूरी ट्रांजैक्शन में कितना लॉस हुआ। तो भाई ओवरऑल 15 यूनिट की वैल्यू है, ये एक पाइप 120 में बेची है तो ओवरऑल दोनों पाइप का रेट कितना है 120 × 20, तो 15 8 120 16 गुना है, तो इसका 16 गुना क्या होएगा, 16 रुपये का लॉस हो रहा है भाई को। क्या ही बिजनेस कर रहे हैं, 16 रुपये का लॉस, 4 रुपये का लॉस। छोटे बच्चे बेचते हैं ऐसे तो पाइप है ना, बर्फ़ लेने। आपने कभी बर्फ़ ली है पुराने लोहे की, गांव में जैसे हम छोटे थे तो कि भाई घर में कोई लोहा पड़ा है या कुछ ऐसी चीज़, उनकी बर्फ़ लेते थे। आइसक्रीम वो 1 रुपये वाली आती थी। बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स ईच एट सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है, one at a profit of 30% and another at a loss of 30%, a merchant got 450 loss, what is the selling price of each article। तो आप खुद ही कर सकते हैं इसको, डेफिनेटली मैं HW में दे देता हूँ। नेक्स्ट है कि अगर सेलिंग प्राइस सेम हो और जो प्रॉफिट और लॉस है वो सेम ना हो तो कैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सेम वाले क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो भाई मेथड, अगर दो चीज़ें हैं, उसने बता दिया कि सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर उसको 20% फ़ायदा हुआ और दूसरे पर उसको 10% लॉस हुआ, क्लियर है। हाँ, अब एक के ऊपर फ़ायदा और एक के ऊपर लॉस होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक पर 20% फ़ायदा, एक पर 10% फ़ायदा, दोनों पर फ़ायदा हो जाए, दोनों पर लॉस हो जाए, एक पर फ़ायदा एक लॉस हो जाए, तो सबके लिए ये मेथड एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये जो स्पेशल केस मैंने कराया है उसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबके ऊपर, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो हमने याद रख लिया बस, ये मामला है, ठीक है। तो देखो, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ये कर सकते हैं कि 2 आर्टिकल हैं अपने पास, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो देखो, अगर किसी आर्टिकल पर 20% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 5 में लेकर 6 में बेच रहे हैं, 20% एक का फ़ायदा 5 पर, या फिर 6/5 आपको याद होएगा, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपको CP SP P&L ऐसे लिखने की जरूरत नहीं अगर दिमाग में ये आपको बना हुआ है। तो अगर किसी आर्टिकल के ऊपर 10% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ को हम 9 रुपये में बेच रहे हैं, 1 का नुकसान हो रहा है, तो उसने बताया है सेलिंग प्राइस सेम, तो इस सेलिंग प्राइस को सेम कर दो बस, ठीक है। उसके बाद इन्हीं यूनिट्स को यूज करके आप निकाल लो फायदा है नुकसान। तो सेलिंग प्राइस सेम करना है तो देखो ये 9 है, ये 6 है। एक तो है कि ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, नीचे वाली सारी वैल्यूज को 6 से, लेकिन उससे इजी है 9 और 6, इनके अंदर 3 कॉमन है ना। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या है 18, तो ऊपर वाले सबको मैं कर दूंगा 3 गुना ताकि 18 बन जाए, नीचे वाले सबको मैं कर दूंगा 2 गुना। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ या तो प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए, मुझे सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना है नहीं है। तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ 3 5 15, 3 6 18 ये तो सेम होएगा ही, और 3 1 कम 3, ठीक है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 20, 2 1 कम 2, तो ओवरऑल फायदा या नुकसान मुझे यहाँ से पता चल जाएगा।
1 यूनिट का फ़ायदा हो गया। और फ़ायदा या नुकसान हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो 35 रुपये पर हुआ है एक का फ़ायदा, तो 1/35 गुणा में 100, दैट्स इट। क्लियर है भाई? तो 5 7 35, 5 20, 7 दूनी 14, 26/7% का। अब ये पॉजिटिव है, ये फ़ायदा ही हुआ है, पॉजिटिव है तो ये फ़ायदा ही है, 26/7 इज प्रॉफिट। अगर यहीं पर थोड़ी सी वैल्यू बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो एग्जामिनर अब वो कुछ भी कर दे, आपको ये बोले कि भैया 2 चीज़ें हैं उनका सेलिंग प्राइस, चाहे वो आपको 3 चीज़ें बोल दे, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें लिख लेंगे और 3 वैल्यूज़ को सेम कर लेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे क्या है, और उन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सारे सेम हो जाए। वो क्वेश्चन आते नहीं है कि 3 है उनका सेलिंग प्राइस सेम है, बट हम कर सकते हैं। 4 दे दो भाई, हम तो कर लेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम है, एक के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ है मान लो 20% का, एक के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ है मान लो 10% का, दोनों पर प्रॉफिट हो दोनों पर लॉस हो, तो देखो कैसे करेंगे। 20% का प्रॉफिट है यानी कि 5 रुपये की चीज़ को 6 में बेच दिया, 1 का फ़ायदा। 10% का प्रॉफिट है यानी कि 10 की चीज़ को 11 में बेच दिया, 1 का फ़ायदा। अब मैं सेलिंग प्राइस को सेम करूंगा, ऊपर वालों को मैं 11 गुना कर रहा हूँ, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 छिके 66, ऑफ कोर्स मैं करूंगा नहीं, मुझे सेलिंग प्राइस से लेना देना ही नहीं है। अगर निकालना हुआ तो निकाल लूंगा, अभी प्रॉफिट और लॉस बताना है तो मुझे प्रॉफिट और लॉस पता होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो नीचे वाले को 6 गुना, 6 दाई 60, 6 एकम 6, तो 11 और 6 17 का प्रॉफिट हो गया कितने रुपए पर, 115 पर, तो 17/115 गुणा 100। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं हम उनसे भी अंदाज़ा लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं। ये 10% से ज़्यादा है, इसका 10% है 11.5, 10% का हाफ क्या होएगा 5.75, तो इसमें 5 और जोड़ोगे तो लगभग 15% के अप्रोक्स है, तो जो ऑप्शन 15 के आसपास होगा। तो अगर बिल्कुल ही क्लोज होंगे तो भाई काट पीट के कर लेंगे, और क्या ही है, बात समझ में आ गई, ठीक है। कभी कभी क्या हुआ है हमारे एग्जाम के अंदर, कभी कभी ये हुआ है, चाहे एक और मैंने पेज खाली छोड़ रखा है, कभी कभी ये हुआ है एग्जामिनर ने ये बता दिया कि 2 आर्टिकल हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है और एक के ऊपर हमें जो प्रॉफिट है वो मान लो 4% है और दूसरे के ऊपर जो लॉस है वो मान लो 3% है, ठीक है। तो अगर अभी आप ऐसे करोगे कि भैया 100 की चीज़ जो है वो 104 में बेचती तो 4 का फ़ायदा, और 100 की चीज़ जो है वो 97 में बेचती और 3 का नुकसान, 1 पर 4 का प्रॉफिट, 1 पर 3 का लॉस। तो अभी ऊपर वाले को 97 टाइम्स करना पड़ेगा, तो करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, और नीचे वाले को हमें 104 गुना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी बढ़ जाती हैं, थोड़ी भी क्या। तो इस केस में मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, मैं आपको जो फॉर्मूला भी बताऊँगा वो वाला बताऊँगा जो एक्चुअल में काम आएगा, इसलिए नहीं बताऊँगा कि मेरे को एक फॉर्मूला पता है, काम आए या ना आए, बच्चों के सामने हवा बना लेते नहीं, ऐसे तो फिर हवा में ही निकल जाएगा टाइम, ठीक है। तो बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज जो है वो छोटी छोटी हैं, 4 और 3 है या फिर 20 और 17 हैं, ऐसी वैल्यूज हैं जो इस मेथड से कैलकुलेटिव हो जाती हैं। तो आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % होएगा, और आपको रटवा भी दूंगा तो टेंशन नहीं लेनी, वो मेरी टेंशन है कैसे रटवाना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं याद करके लिख रहा हूँ, ये मैंने रट ही इसको ऐसे रखा है, देखो आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। देखो ओवरऑल ये जो भी आएगा यही प्रॉफिट और लॉस होएगा, तो इसको रटना कैसे है, अगर इस 100 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, a इंटू 100 प्लस b इंटू 100 प्लस 2ab, ठीक है, और नीचे है 200 प्लस a प्लस b। तो आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर रटवाऊंगा। एक तो नंबर 1 चीज़ आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 3 टर्म्स हैं। ये देखो, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, 3 चीज़ों का सम है न्यूमरेटर में भी और 3 चीज़ों का सम है डिनोमिनेटर में भी, है कि नहीं, ठीक है सर। और दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह अपने एक तो a और b है कि नहीं, a और b, हाँ जी सर हैं। एक 100 भी है दोनों जगह, है ना, ये देखो 100, ये रहा 100, और एक 2 भी है, यहाँ पर 100 है और एक 2 है, यहाँ पर 100 और 2 इकट्ठे हो गए, तो टेंशन नहीं लेनी, 100 भी है 2 भी है, a और b है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह, ठीक है सर।
अब आप कैसे याद रखोगे, जो ऊपर वाला टर्म है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है, आप इसको ऐसे बोलते हो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये है ए सौ से स्क्वायर बनता है, से 100 बनता है, ए इंटू 100, ए 100 प्लस बी 100 प्लस 2ab, ए 100 प्लस बी 100 प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर है। और नीचे भी 3 टर्म है, अगर ऊपर 200 नहीं आया तो नीचे 200। एक ऐसी जगह है जहां पर 100 और 2 मर्ज हो गए हैं, 100 और 2 मर्ज हो गए हैं। अब ऊपर वो मर्ज हुए नहीं, क्योंकि ऊपर तो ए 100 बी 100 2ab, ऊपर तो मर्ज हुए नहीं, तो नीचे मर्ज हो रखे हैं 200 प्लस ए प्लस बी। 2 टर्म और होंगे, टोटल 3 बनाने हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कोशिश क्या है कि आपको ये याद हो जाए। अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको ये ऐसे करके याद रखना जरूरी नहीं है, ऐसे कि मतलब इसी फॉर्म में ए प्लस बी कॉमन लेके सो, ऐसे क्यों, ऐसे भी कर लो, a इंटू 100 प्लस बी इंटू 100 होगा। अब आपका दिमाग इतना प्रोसेस कर सकता है, a इंटू 100 बी इंटू 100 है, a प्लस बी, तो इन दोनों का सम कितना भाई, 4 और 3 का सम, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, 4 और 3 का सम 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, अब यहाँ पर प्लस है, मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और इनके प्रोडक्ट का डबल, 2a भी नहीं सोचना, इनके प्रोडक्ट का डबल, तो 4 3 12 का डबल 24, माइनस 24 बटे में 200 प्लस ए प्लस बी, 4 प्लस 3 1, 201, तो 76 बटे 201। और हमेशा ये जो क्वेश्चन होएगा ये 200 प्लस समथिंग होएगा, 200 प्लस समथिंग, तो हमेशा इसको हाफ कर लेना, 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 100 के करीब आ जाएगा, या फिर ऐसे मान लेता हूँ 100.5 ही मान लेता हूँ अभी समझाने के लिए, ऊपर आ जाएगा 38। और प्रॉफिट अगर हमें चीज़ें परसेंटेज में बतानी हो तो बेस क्या होता है 100, अगर 100.5 के लिए चीज़ 38 है, तो अगर ये 100 हो जाए, अगर मैं इसको 100 कर लूँ तो ये 38 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी, 37.9 के करीब होएगी, तो 37.9 इतनी अप्रोक्सीमेशन मोर देन एनफ है। उसके बाद हमें इंटू 100 करने की जरूरत भी नहीं है, क्लियर है। अब यही चीज़ क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे, तो अगर हमारी वैल्यू जैसे प्यारी प्यारी हैं तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, 30% फ़ायदा 20% नुकसान, क्यों लगाएंगे फॉर्मूला, रिलैक्स होकर कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें भी, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद है। अब ऐसी लग रही है कि वैल्यू कैलकुलेटिव है तो इससे कर लो, आपका दिल करे उससे कर लो। जनरली हम इससे कोशिश करेंगे, वैल्यूज़ ठीक रहेंगी तो ये ठीक रहता है, अदरवाइज इससे करेंगे। तैयार हमें दोनों के लिए रहना है, ठीक है भाई। ये बताओ, अमित सोल्ड 2 पेन्स। अब मैं अपनी पेस पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि थोड़ा सा स्लो है, थोड़ी सी स्पीड तेज कर लो। अगर आपको 1.5x पर अच्छे से समझ में आता है तो 1.5x नहीं 1.25x रखो। स्पीड उतना महत्व नहीं रखती कि हम तेज भागे बट गलत दिशा में भाग जाएं, बट तेज भागे बट गिर जाएं। समझना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, थोड़ा सा जितना आपको समझ में आता है उसे थोड़ी सी स्लो ही रख लो, ठीक है। 1.75 पर भी आपको समझ में आता है तो 1.5 रखो। समझने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा मेरी बातें साफ सुनाई दे रही हैं, आपको सिर्फ बातें सुननी नहीं है, आप मेरी बातें सुनोगे तो उनको दिमाग में फीड भी तो करते हो किसी जगह, हाँ ऐसे क्लिक भी तो होती हैं, तो वो पेस, समझने की पेस अलग होती है सुनने की पेस से, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से कर लेना। अमित सोल्ड 2 पेन्स ईच एट द सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है, वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 30%। तो एक को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा पेन को, और उसने ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की चीज़ को 6 में बेच दिया, उसने 1 का फ़ायदा कमा लिया, समझ गए। 30% का लॉस हुआ, 10 की चीज़ को 7 में बेच दिया, 3 का लॉस हो गया। अब मैं सेलिंग प्राइस सेम करूँगा तो किससे गुणा कर दूँ, ऊपर वाले को 7 से, 7 पंजे 35, 7 एक कम 7, नीचे वाले को 6 से, 6 दाई 60, 6 थी 18, तो ओवरऑल जो है भाई साहब 11 का लॉस हो गया, कितने पर, 95 पर। तो अगर ये मैं नीचे वाले को 100 करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये भी तो 11 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 11 से छोटा तो होएगा नहीं, अब इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि डबल हो जाएगा, 22 ही हो गया, 95 को डबल थोड़ी किया है। हम परसेंटेज 100 के बेस पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये 100 होएगा तो ये कितना होएगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, यही होएगा। या फिर इंटू 100 करके कर लो, क्या ही दिक्कत है, ऐसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट,
Arvind sold 2 mobiles each at same price, one at a profit of 20% and the other at a profit of 30%. ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 20% का फ़ायदा हुआ, यानी कि 5 की चीज़ को भाई ने 6 में बेच दिया, 1 का फ़ायदा। एक पर 30% का फ़ायदा हुआ, 10 की चीज़ को 13 में बेच दिया, 3 का फ़ायदा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो गुणा करते हैं ऊपर वाले को 13 से, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, नीचे वाले को 6 से, 6 दही 60, 6 तिये 18, 31 का फ़ायदा हुआ है कितने पर, 125 पर। तो 31 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। अब ये 25 से कट रहा है तो काहे अप्रोक्सीमेशन करें, अच्छा भला कट रहा है ना, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो ये कितना हो जाएगा 24.8। मैंने ऊपर नीचे मन ही मन में डबल कर दिया तो नीचे 10 बन गया, ऊपर 248, 24.8। A man sold 2 cycles for rupees 558, ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ मैं। A man sold 2 cycles for rupees 500 each. On one he lost 20%, on other he lost 12%. How much does he gain or lose? तो देखो, दिल करे तो ऐसे अज्यूम करके कर लो और दिल करे फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे कर लो, वही बढ़िया है। ठीक, तो अब मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ, तो A 100 प्लस B 100, मुझे पता है A प्लस B गुणा में 100, तो A प्लस B, एक पर उसको 20% का नुकसान हुआ, ऑन वन ही लॉस्ट, अच्छा यहाँ पर वो दोनों में लॉस्ट हो गया, और दूसरे पर उसको 12% का नुकसान हुआ। तो ये भी हम वैसे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर लो यार, दोनों तरीके से करके देखेंगे कैसे, कौन से में ईजी रहा ये। ठीक है, तो A प्लस B, तो ये हो जाएगा 32, तो माइनस 3200 A प्लस बी इंटू 100। आगे दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस 2AB, तो दोनों के डबल का, दोनों के प्रोडक्ट का डबल, तो 240 का डबल 480, डिवाइडेड बाई 200 प्लस A प्लस B, तो ये हो जाएगा माइनस 32। ठीक है जी, तो ऊपर क्या आया है, नीचे आया है अपना, मैं इसको काट दूँ 4 से, हर जगह 4 से कट रहा है ना, 8 से कट रहा है, बल्कि काट देते हैं, 8 चौके 32, 25 8 200 होता है, चलो 8 छके 48, कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना अपनी, 8 चौके 32, अभी भी कट रहा है, अभी नहीं कट रहा। तो 400 में से 60 गए 340, माइनस का 340 यानी कि लॉस होएगा, और 25 में से 4 गए 21, तो 21 एक कम 21, 4 में से 1 गए 3, ये 13 हो जाएंगे, 21 छिक्के 126, 16 4/21 का लॉस, तो यानी कि ऑप्शन सी। दूसरे तरीके से करके देखें, 20% लॉस पर चीज़ बेची, यानी कि 5 की चीज़ को 4 में बेच दिया, 1 का नुकसान, 12% नुकसान, यानी कि 100 की चीज़ 88 में बेच दी, तो मैं 4 से काट रहा हूँ, 25 की चीज़ 22 में बेच दी तो 3 का नुकसान, 100 की चीज़ 88 में, मैंने 4 से काट लिया। ठीक है, अब मुझे सेलिंग प्राइस सेम करना है, तो इन दोनों का एलसीएम है 44, देखो दोनों में 2 कॉमन है, तो ज़रूरी नहीं है 22 से और 4 से करोगे, 44 बनाया जा सकता है दोनों से मल्टीप्लाई करके, दोनों का एलसीएम है 44, 44, ऊपर वाले को 4 गुना कर रहा हूँ, सॉरी यार 11 गुना कर रहा हूँ, और नीचे वाले को डबल कर रहा हूँ सिचुएशन को, तो -17, और कितने पर, 105 पर, तो 17 का नुकसान हो रहा है 105 पर। तो अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को 100 बनाऊंगा तो ये 17 से, ये भी 17 से थोड़ा कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अगर 105 में से कोई चीज़ 17 है तो 100 में से वो 17 से थोड़ी कम होएगी, तो 17 से कम होएगी, ऑप्शन सी इसलिए मारेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, 2 toys are sold at rupees 504 each. One toy brings the dealer a gain of 12% and the other a loss of 4%. एक टॉय में उसको 12% फ़ायदा हुआ है और सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, द गेन और लॉस परसेंट तो अपने फॉर्मूले से कर लें, 12 और 4 ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसी वैल्यूज़ नहीं है 20 30 25। ठीक, ओके। तो A प्लस B 8 इंटू 100 800, प्लस 2AB होता है लेकिन एक नेगेटिव है, तो 12 चौके 48 का डबल 96, डिवाइडेड बाई 200 प्लस A प्लस B, तो 200 में 12 में 4 गए 8, 200 में 8 जोड़ देता हूँ, 208। ठीक है, अब ये किसी चीज़ से कट सकता है, वैसे ये कट सकता है लेकिन मैं इसको सिर्फ 2 से ही काटूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं नीचे 100 बनाना चाह रहा हूँ, 100 के अप्रोक्स,
200 समथिंग को 100 के अप्रोक्स बनाऊंगा तो अंदाजा आ जाएगा मुझे। 800 में से ये काटूंगा तो 704 बटे में 104, अरे 104 का 208। अगर हम इसको 2 से काट दें तो 2 से ये बन जाएगा 104 और ये हो जाएगा 350 और 2 352। तो ये जो अपना उत्तर आता है ना फॉर्मूले में, ये जो उत्तर आता है ये डायरेक्टली उत्तर आता है परसेंटेज में, इसको इनटू 100 नहीं करना होता। देखो ये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आता है, ये नहीं है कि इतने का फायदा हो गया इतने पर, नहीं, सीधा परसेंटेज है, ये मल्टीप्लाइड है अपने आप 100 से। ठीक है, तो ये मत करना कि इसको निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपली बस ये देख लो कि अगर नीचे वाले की जगह 104 की जगह 100 होता तो ये 352 से थोड़ा सा कम होता, तो ये 3.52% से थोड़ा सा कम होता है ना। तो 3.52 से कम, तो देखो 3 पॉइंट समथिंग है, एक ही है, हमें एग्जैक्टली निकालना ही नहीं। दैट्स ऑल। अदरवाइज भाई काट पीट के आगे जितना भी कटता है हम निकाल सकते हैं, बट क्यों निकालना है, एक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹975 ईच। ठीक है भाई, और 1 द सेलर गेन्स 30% ऑन द अदर। तो यहाँ पर देखो एक पर 30% का फायदा, एक पर 25% का नुकसान। तो इसको कैसे भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन छोटी छोटी बनेगी, मतलब नंबर ऐसे बनेंगे, 10 का लेकर 13 में बेच दिया, 25% का नुकसान 4 में लेकर 3 में बेच दिया। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इजीली। फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो A 100 B 100, मन ही मन में मैंने 100 कॉमन ले लिया, तो 30 का फायदा, और इनको ऐसे लिख लेना, वहां पर लिख लेना। ठीक है, यहां से मत करना, गलतियां हो जाएंगी, प्लस माइनस के साथ लिख लेना। तो 500 माइनस 25 थी 75, 750 का डबल 1500 डिवाइडेड बाई 200 में से 5 गए 195, 200 में 5 जोड़ दिए 205। वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 200 A प्लस B को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 200 में जोड़ते हैं। धीरे धीरे आपको वो अच्छे से याद होने लग जाएगा। और जो भी फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें याद करने पड़ रहे हैं, जो रटने पड़ रहे हैं, तो उनको रेगुलरली नज़र मारते रहा करो अपने कंसेप्ट नोट से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 में से 500 माइनस का 1000 बटे 205। अगर मैं इसको हाफ करूँगा तो ये 100, ये 500, तो 5 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि इसका 5 गुना तो नहीं है। देखो 200 का 5 गुना 1000, ये इसके 5 गुना से कम ही है, तो 4 पॉइंट समथिंग होएगा, और नेगेटिव है तो लॉस होएगा, तो 4.9 का लॉस। इतनी का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, 5 गुना नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलोगे 5.1 है, इसका 5 गुना है 1025, 5 गुना से कम है। ठीक है, HW अब एक ऐसा क्वेश्चन देख लो, अब तक मैंने सारे परसेंटेज पूछे हैं, अगर यहाँ पर रुपए वाला मामला हो तो कैसे करोगे बताओ, सोचो जरा एक बार, आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर रुपए वाला मामला है तो हम डायरेक्टली रुपए निकालने की ही सोचेंगे। तो इस केस में हम क्या कर लेंगे, 2 तरीकों से आप कर सकते हो, दोनों तरीके बताने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बार तो सिचुएशन को अज्यूम करके कर लेते हैं। चलो एग्जामिनर यहाँ पर एक काम भी करता है, वो सिचुएशन भी मैं आपको बता देता हूँ, वो इस क्वेश्चन को बनाता कैसे। देखो 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने की कीमत, हिंदी में गाया यार, 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹9720 ईच। तो सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। ठीक है, तो हमने बताना है कि ओवरऑल गेन या लॉस कितना हुआ है। तो ये जो वैल्यू है एक आर्टिकल के लिए ये 108% है कि नहीं। चीज को 100 में लिया, 108 में बेच दिया, लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मैं तो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूं यहां पर फायदा कितना हुआ, यहां पर नुकसान कितना हुआ, ताकि ओवरऑल मैं फायदा और नुकसान देख पाऊं। तो पहली वैल्यू के लिए ये 108 यूनिट की वैल्यू है, मैं इंटरेस्टेड हूं कि जो फायदा हुआ था 8 यूनिट का वो कितना है। ठीक है, तो ये देखो इसका 9 गुना है, 108 का 9 गुना। तो मैं यही बता रहा था कि वो ऐसे कर करके इन क्वेश्चंस को बना रहा है, इन्हीं के गुणा में ले दे रहा है जब उसको ऐसी चीजें पूछनी है। तो वो ऐसे कर रहा है, तो हम क्यों ना फायदा उठाएं। तो 9×8 = 72, यहाँ पर फायदा हो गया 720 का। अब दूसरी के लिए एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है 2018 Tier 1। ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी देता है ना एग्जामिनर, मैं ऐसे नहीं छुपाता कि उसने कोई ऐसा क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिनके ऊपर मान लो एक मेथड लग नहीं रहा है, तो मैं उनको छुपा ही लूँ, नहीं,
मैं उनके लिए मेथड डेवलप करूँगा, मुझे बार बार दिमाग लड़ाना पड़े अगर कोई नई चीज़ वो डेवलप करता है। अगर मान लो क्वेश्चन ही ऐसा है कि उसके ऊपर नहीं हो सकता डेवलप, तो मैं आके बताऊंगा कि इसके ऊपर डेवलप नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, इस लेंथी वे से, ये क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है। तो ऐसे निश्चिंत रहना मेरी तरफ से, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं साफ स्पष्ट आपके आगे पेश की जाएंगी। मेरा थोड़ी कोई हाथ है, एसएससी जैसा देगा आपके सामने बता दूंगा, हमें डरने की क्या जरूरत है, ठीक है। मेहनत करने के लिए तैयार हैं जी। दूसरे पर उसको 10% का नुकसान हो गया, तो यानी कि दूसरे आर्टिकल के लिए ये 90% है, ये 90 यूनिट की वैल्यू है, 100 में लेकर 90 में बेच दिया, ठीक है। तो 90 यूनिट की ये वैल्यू है, लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं 10 यूनिट में, 10 यूनिट का नुकसान हुआ है। तो अगर 90 यूनिट की वैल्यू वो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी और 10 यूनिट की वैल्यू ये होगी। तो ये देखो, और वो पता है क्वेश्चन कैसे बना रहा है जनरली, यहाँ पर तो फिर भी आपको डायरेक्टली 108 का 9 गुना दिख गया, दिखता नहीं है ऐसे गुना, लेकिन यहाँ पर 8% का फायदा, यहाँ पर 10% का नुकसान, तो वो 108 × 90 ऐसे करके वैल्यू बना रहा है ये वाली। कई बार ऐसे क्वेश्चन उसने बनाए हैं। तो जब आप एक बार ऐसे काट पीट लोगे, डायरेक्टली नहीं भी दिखेगा, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये 90 × 108 है, 90 × 108 है। तो अगले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ऐसे मार दोगे। तो यहाँ पर कितने का फायदा हो गया भैया, नुकसान हो गया मेरे भाई 1080 का। तो इसको जोड़ लो, इतने का फायदा इतने का नुकसान, तो इसमें से उसको घटा दो, 360 का लॉस हो रहा है। क्लियर है। अब दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर तरीका तो यही रहेगा बढ़िया, बिना स्ट्रेस लिए, लेकिन दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। एक पर उसको 8% का फायदा हो गया, तो 100 की लेकर 108 में बेच दी, तो मैं 4 से काट ले रहा हूँ, 25 में लेकर 27 की बेच दी, 100 की लेकर 108 में बेच दी, तो फायदा हो जाएगा 2 का, ठीक है। दूसरे केस में उसने 10% लॉस पर बेच दी, तो 10 की चीज़ को 9 में बेच दिया, 1 का नुकसान हो गया। और सेलिंग प्राइस सेम करना है, तो सिर्फ इसको 3 गुना कर लूँ, ये लो 3 में 27, और ओवरऑल 1 यूनिट का लॉस हो गया। और उसने क्या बताया है, उसने बताया है 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 9720 ईच, सेलिंग प्राइस ईच, हर एक का सेलिंग प्राइस ये है, और हर एक का सेलिंग प्राइस कितना है 27 यूनिट। तो उसने 27 यूनिट की वैल्यू बता दी, तो 27 यूनिट की वैल्यू वो है, इसमें भी यार माड़ी बात नहीं बनी, ये बढ़िया तरीके से बन गया। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो ये लो, और ये नेगेटिव है तो हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो 9 × 27, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, 3 से काटूंगा 36 पर, तो 360 का लॉस हो गया। हाँ यही बढ़िया है, मेरे को लग रहा था कि इफेक्टिव निकला ये भी। नेक्स्ट, अब कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो भाई इस तरह के सारे क्वेश्चन हो गए आपके, जितने भी आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो, सेलिंग प्राइस सेम है, फाइंडिंग सीपी रेशियोज। कई बार सेलिंग प्राइस सेम होता है, लेकिन वो क्वेश्चन हम कॉस्ट प्राइस के रेशियोज निकाल कर सोल्व करते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। कई बार वो ये बता देता है कि उसमें मान लो एक बुक है और एक पेन है, ठीक है, ओके। तो बुक और पेन का सेलिंग प्राइस सेम है, बुक को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा है और पेन को उसने 20% लॉस पर बेचा है, ठीक है। और बुक का कॉस्ट प्राइस उसने बता दिया है 880 रुपये, तो पेन का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो वो आपसे कॉस्ट प्राइस से रिलेवेंट सवाल पूछता है, ठीक है। जब सवाल दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो बुक को हमने कितने में बेचा, हमने बुक को बेचा है, अगर बुक का कॉस्ट प्राइस मैं बी मान लूं, तो 110% ऑफ बी में, बुक का जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके 110% में, हाँ जी। पेन को हमने बेचा है, पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके 80% में, अगर पेन का कॉस्ट प्राइस पी मान लूँ तो 80% ऑफ पी में। तो यहाँ पर हमें बी और पी का रेशियो मिल जाता है जी, मिल जाता है कि नहीं। जब भी आपको ये बताया जाए समथिंग % ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग % ऑफ समथिंग, तो उनका रेशियो मिल जाता है 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो ए और बी का रेशियो मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमें बुक और पेन के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाता है, और वो किसी एक चीज का कॉस्ट प्राइस बता देता है। तो दूसरी चीज की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कई बार हमें कॉस्ट प्राइस के रेशियोज निकालने पड़ जाते हैं। ये देखो आए हुए क्वेश्चन, अब आपको पता चलेगा। ए विलेजर बाइज ए गोट एंड ए शीप टुगेदर फॉर दिस मच, तो उसने बताया है कि
एक गोट और एक शीप जो है उसने इतने में खरीदी है, तो ये दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम उसने बता दिया आपको, ठीक है। ही सोल्ड द शीप एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द गोट एट ए लॉस ऑफ 20%, ठीक है। इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट सेम प्राइस पर बेच दिए हैं उसने दोनों एनिमल, ठीक है, क्लियर है। यानी कि उसने शीप को 10% फायदे पर बेचा है, शिप है या शिप पता नहीं, शिप होगा शायद, शिप को 10% प्रॉफिट पर उसने बेचा है, तो शिप का 110% ऑफ शिप इज इक्वल टू गोट को 20% नुकसान पर बेचा, 80% ऑफ गोट, इसका 80% इसके 110% के बराबर है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। तो शिप का सेलिंग प्राइस और गोट का सेलिंग प्राइस का रेशियो है 8:11, ठीक है। और उसने दोनों का सम बताया है, दोनों का सम कितने यूनिट हो गया 19, उसने 19 यूनिट की वैल्यू बताई है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल, सस्ते वाले एनिमल का 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होएगी 14250 डिवाइडेड बाई 19 और 8 यूनिट की वैल्यू होएगी ये, ठीक है भाई। काट लेते हैं अब, 19 7 133, 19 5 95, यहाँ से इसको 2 दे दूंगा तो 150, 150 का 4 गुणा 6000 हो गए, फिर 15 चौके 60 होता है ना। ऑप्शन डी, ये और बताओ। एट ए विलेज ट्रेड फेयर ए मैन बाइज ए हॉर्स एंड ए कैमल टुगेदर फॉर दिस मच रुपीज। तो हॉर्स और कैमल का कॉस्ट प्राइस, हॉर्स प्लस कैमल के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू उसने बता दी। ये ऐसे लिखनी नहीं है कि ऐसे लिख रहे हो, जस्ट आपको बता रहा हूँ। ही सोल्ड द हॉर्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, हॉर्स को 25% फायदे पर बेच दिया, कैमल को 20% लॉस पर बेच दिया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। इसका मतलब 125% ऑफ, अगर हॉर्स का कॉस्ट प्राइस मैंने एच मान लिया तो 125% ऑफ एच इज इक्वल टू 80% ऑफ सी, अगर कैमल का कॉस्ट प्राइस सी मान लूँ तो एच बाई सी इज इक्वल टू 80/125, 5 से काट रहा हूँ 16/25। और उसने इन दोनों का सम बता रखा है, 41 यूनिट की वैल्यू उसने बता रखी है। और पूछी क्या है, प्राइस ऑफ चीप पर एनिमल, तो 16 यूनिट वाला है चीप, तो इसकी वैल्यू पूछी 16 यूनिट की वैल्यू, तो अभी बता देते हैं। इकतालीस का पहाड़ा, 41 से कम 41, 10 बच गए, 41 दूनी 82। तो मैं इसको कैसे देखता हूँ बताऊँ, देखो 41 से कम 41, 10 बच गए 102, 41 दूनी 82, तो मैं देखता हूँ 100 से 82 18 कम है और 102 2 आगे है, तो 18 और 2 20 और 5 41 5, तो 0, ये वाली 0 यहाँ पर होगी। इसमें से अगर मैं इसको 4 दे दूँ इस भाई साहब को तो 500 हो जाएगा, तो 500 × 4 2000, 20,000 का है कैमल, ठीक, क्लियर है। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। कितना समझ में आया है, ये वीडियो कैसी लगी, ये डेफिनेटली आप जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर बताना, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। दैट्स ऑल, बाय।